कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें हमेशा के लिए डरा के छोड़ देती हैं। लोग इन कहानियों पर विश्वास करने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन केवल इससे जुड़ा आदमी ही ज़िंदगी भर इन भयानक यादों से पीड़ित होता है, बिल्कुल सुहास की तरह, जो उस रात के भयानक एक्सपीरियंस को ज़िंदगी भर तक याद रखेगा। पिछले हफ्ते मेरे सबसे करीबी दोस्त प्रवीण ने मेरे साथ एक घटना शेयर करी जिसने मुझे पूरी तरह से हक्का बक्का छोड़ दिया। आज मैं वही कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवीण के जीजा सुभाष पेशे से कोरोनर है। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए डेड बॉडी की ऑटोप्सी करने के लिए और डेथ का कारण निर्धारित करने के लिए कोरोनर्स बिना मेडिकल डिग्री के स्पेशल रूप से क्वालिफाइड होते हैं। सुभाष ने हॉस्पिटल से एक सप्ताह की छुट्टी ली थी क्योंकि उन्हें अपने कजन की शादी में शामिल होने के लिए उन्नाव जाना था, जो सुभाष का होम टाउन था। शादी के मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। रात में सुभाष अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। उनके रिश्तेदारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इस गेट टुगेदर का भरपूर आनंद लिया क्योंकि ये काफी समय के बाद हुआ था। सुभाष ने सभी के साथ एक ग्रैंड डिनर किया और उसके बाद वो अपने कजन्स के साथ हार्ट टू हार्ट बातचीत के दूसरे राउंड के लिए बैठे। वो सभी लोग काफी देर से सोने गए। बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें एहसास हुआ कि बिजी वर्क शेड्यूल और शरीर में थकान देने वाले कठिन संघर्षों के बावजूद जब परिवार फिर से एकजुट होता है तो सब कुछ एक सेकंड में बदल जाता है। बचपन की सुनहरी यादें, एक साथ बड़े होने की मेमोरीज दिल के किनारों को भर देती हैं। ये सब बातें सोचते हुए वो सब के सब सो गए, पर सबको सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि उसका फोन तकिए के नीचे जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा था। बाहर अभी भी अंधेरा था। उन्होंने अपने फोन पर समय देखा तो 5:15 हो रहे थे। सुभाष ने नींद भरी आंखें और आवाज में फोन रिसीव किया। ये कॉल मेडिकल काउंसिल की तरफ से था। एक इमरजेंसी सिचुएशन आ पड़ी थी। लखनऊ में आधी रात को सड़क पर एक महिला की लाश मिली जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी और तुरंत पोस्टमार्टम करने की जरूरत आ पड़ी थी। लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करने वाले पैथोलॉजिस्ट की कमी के कारण सुभाष को तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने और ऑटोप्सी का प्रोसीजर शुरू करने के लिए कहा गया था। सुभाष ने खुद को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पाया जब एक फोन कॉल ने उनके सारे प्लान्स को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन करके छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो छुट्टी अप्रूव भी हो गई थी। अचानक ये इमरजेंसी सिचुएशन ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया, पर उसने ये भी रियलाइज किया कि उनके प्रोफेशन में कभी कभी ऐसे सेल्फलेस सर्विस की जरूरत भी आ सकती है। इसीलिए सुभाष ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये अनएक्सपेक्टेड चुनौती का सामना करने का संकल्प लेते हुए अपने बिस्तर से उठकर रिश्तेदारों के साथ खबर शेयर करने के बाद सुभाष ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, चाहे जो भी हो। सुभाष के रिलेटिव्स ये बात सुनकर थोड़ा निराश हुए क्योंकि उनके अपने भी कुछ प्लान्स थे, मगर सुभाष ने उन्हें बताया कि ये उनका प्रोफेशनल हैजर्ड्स का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर वो जल्दी निकलेंगे तो उन्हें यकीन है कि वो कुछ ही घंटों में काम पूरा कर लेंगे। उन्होंने सभी को अश्योर किया कि वो पार्टी में शामिल होंगे और शाम को पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे। क्योंकि लखनऊ सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर दूर था, इसीलिए उन्होंने अपने एक चचेरे भाई से उसकी मोटरसाइकिल मांगी। उन्होंने कहा कि अगर वो बाइक से जाएंगे तो वो जल्दी ट्रैवल कर सकेंगे। और आखिरकार सुभाष सुबह सुबह नाश्ता करके मोटरसाइकिल से लखनऊ के लिए निकल गया। सुभाष करीब 10:30 बजे लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए और ये खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। जर्नलिस्ट्स, फोटोग्राफर्स और आम जनता की भीड़ पहले से ही हॉस्पिटल के आसपास जमा हो गई थी। हॉस्पिटल स्टाफ सुभाष का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल में वो दाखिल हुए, उन्होंने जानना चाहा कि आखिर हुआ क्या था। असली वारदात सुभाष की कल्पना से कहीं अधिक भयानक और चौंकाने वाली थी। उस महिला की लाश रात में सड़क किनारे पीट पीट कर हत्या की हुई मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला के दोनों हाथ भी किसी ने काट दिए थे और उनका कुछ पता नहीं चला। सुभाष अपराध की विभत्सता से शॉक्ड होकर पूछता है, कोई किसी महिला को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? हॉस्पिटल के कर्मचारियों में से एक लड़के ने कहा, कुछ लोकल लोग कह रहे थे कि गांव वाले उस महिला को डायन मानते थे, इसीलिए पहले उसे भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके हाथ काट दिए।
सुभाष को उन अंधविश्वासों के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है जिन पर लोग अभी भी यकीन करते हैं। उसने मन में सोचा कि ऐसे अंधविश्वास नॉर्मल लोगों को जानवर में बदल देते हैं और उन्हें ऐसे दिल दहलाने वाले अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं। सुभाष मॉर्चरी में और फिर एग्जामिनेशन रूम में दाखिल हुआ। लाश कमरे के अंत में एक स्टील के बेड पे पड़ी हुई थी। जैसे ही सुभाष कमरे में दाखिल हुआ उसे एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई। सुभाष सड़े हुए मांस की गंध से काफी परिचित था, जो मुर्दा घरों में आम है, लेकिन ये गंध कुछ अलग थी। ये एक ही समय में तीखी और मीठी थी, बिल्कुल जली हुई हल्दी और मिर्च की तरह। लाश के पास आते ही सुभाष थोड़ा सा स्टिफ हो गया। ये बिल्कुल साफ था कि हत्या से पहले उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। पूरा शरीर घाव और चोटों से भरा हुआ था। अचानक सुभाष का ध्यान लाश के कंधों पर गया। दोनों हाथ किसी नुकीले चीज से कटे हुए थे। महिला की आंखें बुरी तरह बाहर निकली हुई थी, जिससे ये पता चलता था कि उसकी दम घुटने से मौत हुई है। उसके चेहरे का भाव इतना भयानक था कि सुभाष ज्यादा देर तक उसे देख नहीं सका। सुभाष ने पूछा, लाश की आइडेंटिफिकेशन हुई या नहीं? और जवाब था नहीं। किसी ने भी उस लाश पर दावा नहीं किया और सभी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। भीड़ के बीच ये अफवाह थी कि वो ककोरी गांव के आसपास रहती थी, लेकिन किसी को यकीन के साथ नहीं पता था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो उस बेल्ट के गांव के आसपास काला जादू करती थी। मृतक की असली पहचान के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रोसीजर शुरू करने से पहले सुभाष ने फ्रस्ट्रेशन में सांस छोड़ी। सुभाष ने अपना सर्जिकल स्क्रैप और बाकी के प्रोटेक्टिव गियर पहने और प्रोसीजर शुरू किया। सुभाष एक ट्रेंड कोरोनर था। वो पिछले 10 साल से अपना काम कर रहा था, लेकिन इस मामले में उसे कुछ अजीब लग रहा था। बाहरी चोटें बहुत ही सीरियस और फैटल लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने शरीर को डाइसेक्ट करना शुरू किया तो शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स सुरक्षित दिखे। ये बहुत ही अनयूजुअल था। बाहर से चाकू मारने और छेड़ने के साफ सबूत थे, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक लग रहा था। कोई घाव या जख्म का नामो निशान नहीं था। ऐसा कुछ सुभाष ने अपने 10 साल के करियर में पहली बार देखा था। सुभाष ने दम घुटने की जांच करने का फैसला किया, क्योंकि लाश के चेहरे के हाव भाव से ये स्पष्ट था कि उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। महिला की गर्दन पर मिले निशान से पता चलता है कि उसकी गर्दन पर रस्सी बंधी थी, जिससे कि उसका दम घुट गया। उसकी गर्दन के चारों ओर फंदे के निशान थे, लेकिन फिर अंदरूनी तौर पर हायोइड बोन पर कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं थी। सुभाष ने फेफड़ों और एयरवेज की जांच शुरू कर दी कि अगर वो दम घुटने से मरी होगी तो फेफड़े भी यही संकेत देंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि वहाँ भी सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, और दूसरी ओर वो अजीब सी हल्दी और मिर्च की गंध बढ़ती जा रही थी। सुभाष ने वार्ड बॉय से पूछा, अरे तुम्हें नहीं आ रही क्या ये अजीब सी महक? कौन सी महक? मुझे तो बस आइडोफॉर्म की महक आ रही है। सुभाष उस महक को इग्नोर करते हुए अपने काम में जुट गया। एक कोरोनर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मृत्यु के कारण की पहचान करना और उसे एक सर्टिफिकेट में दर्ज करना होता है, लेकिन सुभाष ने लाश की एनाटॉमी को जितना गहराई से खोजा, मामला उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता गया। अंदरूनी अंग बिल्कुल ठीक थे, दम घुटने या स्ट्रैंगुलेशन के कोई लक्षण नहीं थे, दिल की हालत भी बिल्कुल ठीक थी। लाश को देखकर सुभाष को शुरुआती तौर पर यही लगा था कि इंटरनल ब्लीडिंग और चोकिंग से मौत हुई है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है। ऑटोप्सी रूम की कड़कड़ाती ठंड में सुभाष को पसीना आने लगा था। लाश की आंखों में देखते ही सुभाष डिस्ट्रैक्ट हो गया। वैसे तो ये एक भ्रम भी हो सकता है, लेकिन उसने क्लियरली देखा कि उस मृत महिला की उभरी हुई आंखें उसी पर टिकी हुई थी। आमतौर पर मरने के तुरंत बाद मृत व्यक्ति की आंखें शांत और लाइफलेस हो जाती हैं, लेकिन वो आंखें सजीव और भयानक लग रही थी, मानो सुभाष की आत्मा में झांकना चाहती हो। सुभाष टेबल छोड़कर कुछ कदम दूर चला गया। असिस्टेंट ने उससे पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? सुभाष इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। उसे घुटन सी महसूस होने लगी और उसकी सांस फूलने लगी। उन्होंने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें कुछ ताज़ी हवा की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत थक गए हैं। सुभाष ने एक ब्रेक लिया
और ऑटोप्सी रूम छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। इसी बीच बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मौसम बहुत ही भयानक हो गया था और बाहर का एटमॉस्फेयर भी अंदर से भी घुटन भरा महसूस हो रहा था। सुभाष को एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर कमरे के अंदर था। बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका था। जैसे ही सुभाष बाहर निकला, प्रेस ने और हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उनसे ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो सवाल पूछने लगे कि उसे इतनी देर क्यों लगी, मौत का सटीक कारण क्या था। सुभाष ने किसी तरह उन्हें नजरअंदाज किया और उनसे बचने की कोशिश की। इसके बाद उसने आसमान की ओर देखा। बारिश ने क्लाइमेट को और भी नम और चिपचिपा बना दिया था। सुभाष अब दौड़कर वापस अंदर गया और उसने फैसला किया कि वो अब जल्द से जल्द काम खत्म करके घर को निकल जाएगा। सुभाष ने दूसरी बार एग्जामिनेशन रूम में प्रवेश किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार उन्हें असिस्टेंट अंदर नहीं मिला। उसने मन ही मन सोचा, रूम से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? तो फिर असिस्टेंट अचानक कहाँ गायब हो सकता है? सुभाष ने असिस्टेंट का इंतजार न करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने खुद ही एग्जामिन करना शुरू कर दिया। अब तक लाश काफी अकड़ चुकी थी। सुभाष को शरीर को हिलाने या मोड़ने में दिक्कत हो रही थी। सुभाष ने इस बार ब्रेन को देखने का डिसीजन लिया, क्योंकि अब ये एकमात्र तरीका था जिससे वो मौत के कारण के बारे में पता लगा सकता था। आमतौर पर स्कल को हटाने के लिए इंसिजन एक कान के ऊपर से शुरू होता है और माथे तक जाता है। सुभाष ने स्कैल्पेल उठाया और जैसे ही वो पहला इंसिजन लगाने वाला था, तभी लाश सीधा उसकी आंखों में देखती है और चिल्लाने लगती है। ये चीख इतनी हाई पिच थी कि सुभाष लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। वो किसी तरह रेंगता हुआ कमरे से होकर बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचता है। चीख अभी भी उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी तरह दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। सुभाष ने बाहर आके देखा, पर बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। अचानक उसने असिस्टेंट को अपनी ओर आते देखा। सुभाष ने उससे पूछा कि वो कहाँ था। सुभाष से ज्यादा तो असिस्टेंट हैरान लग रहा था। असिस्टेंट ने कहा कि वो वॉशरूम गया था, लेकिन सुभाष ने इतनी जल्दी एग्जामिनेशन कैसे पूरा कर लिया। सुभाष ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब बहुत पसीना आ रहा था। वो डॉक्टर इंचार्ज के कैबिन में गया और उनसे कहा कि वो कुछ केमिकल अनोमलीज के कारण कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर रात तक उन्नाव यानी कि अपने घर लौटना है, इसीलिए वो आज ही निकलना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उससे लाश के बारे में पूछा। सुभाष ने कहा, कृपया शव को मुर्दा घर में रख दे, यदि आवश्यक हुआ तो मैं कल वापस आऊंगा। इसके बाद सुभाष बाहर चला गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन सड़कें गीली और फिसलन भरी थी। ऊपर बादल अब भी मंडरा रहे थे। किसी भी वक्त एक बार फिर से बारिश शुरू हो सकती थी। सुभाष अपनी मोटरसाइकिल की ओर चला और जैसे ही वो उस पर सवार होने वाला था, स्टाफ के कुछ लोग और वो असिस्टेंट उसके पास भाग कर आए। उन्होंने उसे रात भर रुकने के लिए कहा, क्योंकि सड़क फिसलन भरी हो गई थी और किसी भी समय बारिश फिर से शुरू हो सकती थी। लेकिन सुभाष जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो सावधानी से बाइक चलाएंगे। तभी हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने कहा कि रात में ये सड़क सेफ नहीं है। हाल ही में एक हाईवे पर अजीबोगरीब हादसे होने की खबरें आई हैं। सुभाष ने मन ही मन सोचा, ऑटोप्सी रूम के अंदर उसे जो सामना करना पड़ा, उससे ज्यादा अजीब क्या ही हो सकता है। आखिरकार उसने कोई भी चेतावनी नहीं सुनी। उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और चल पड़ा, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता था। सड़क पर बहुत अंधेरा था और मौसम भी बहुत अलग लग रहा था। सुभाष ने बड़े ध्यान से बाइक चलाने की कोशिश की, लेकिन ऑटोप्सी रूम की यादें उसे बहुत सता रही थी। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना किया था। उसने खुद से पूछा, क्या वो सब उसकी कल्पना थी? क्या वो डरावना सपना देख रहा था? ये सब कुछ सोचते सोचते सुभाष डिस्ट्रैक्ट हो गया और एक गड्ढे से टकरा गया। मोटरसाइकिल तेजी से उछली और अचानक नीचे लैंड कर गई। सुभाष को होश तो आ गया, लेकिन मृत महिला की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। इसी बीच फिर से बारिश शुरू हो गई। हाईवे पर कोई रोशनी नहीं थी। लाइट का एकमात्र सोर्स मोटरसाइकिल की हेडलाइट थी। बारिश के कारण सुभाष ने एक पेड़ के पास रुकने का निर्णय किया,
लेकिन फिर उसने सोचा कि घर पहुंचने तक उसे रुकना नहीं चाहिए। अब गाड़ी चलाना और भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन सुभाष ने हार नहीं मानी। अचानक सुभाष ने देखा कि एक हाथ आया और उसने बाइक की हेडलाइट को ढक दिया। सुभाष चौंक गया और पूरी तरह शॉक में आ गया। वो हाथ बहुत ही बदसूरत था। वो काला था और उस पर बाल थे। हाथ में लंबे नुकीले नाखून थे। सुभाष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ से हेडलाइट से वो हाथ हटाने की कोशिश की, पर तभी वो हाथ गायब हो गया। और तभी दूसरा हाथ पीछे से आया और सुभाष के कंधे पर चिपक गया। सुभाष ने सर घुमाकर देखा तो वो ठीक वैसा ही हाथ था, वही जख्मी हाथ और लहूलुहान हाथ। उसने सुभाष के कंधे को इतनी जोर से पकड़ा कि सुभाष दर्द से चिल्ला उठा। उसने हाथ पर जोर से प्रहार किया, पर वो हाथ फिर उसके कंधे से छूट गया और गायब हो गया। सुभाष का दिल दहल उठा कि तभी कुछ सेकंड के बाद हाथ एक बार फिर उसकी हेडलाइट को ढक देता है और दूसरा हाथ उसकी आंखों पर आ गया। सुभाष तेजी से अपना सर झटकता है और उस हाथ को हटाने की कोशिश करता है और उस पर वार भी करता है कि तभी वो हाथ फिर से गायब हो जाता है। लेकिन इस बार सुभाष डिसबैलेंस हो जाता है और वो बाइक से गिरने ही वाला था कि उसने किसी तरह बाइक को संभाला और तेजी से बाइक चलाने लगा। वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सका और जितनी तेजी से बाइक चला सकता था वो बाइक चलाने लगा। तभी सुभाष ने सड़क के किनारे एक छोटा तंबू देखा। गांव की कुछ महिलाओं ने अलाव जलाया हुआ था और वो उसके चारों ओर बैठी थी। सुभाष ने बाइक रोकी और उनके पास भागा। जब सुभाष ने उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उनकी सांसें थम गई। महिलाओं ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और आग को ही घूरती रही। सुभाष ने रोती सी आवाज में फिर से मदद की गुहार लगाई। वो बहुत ही हताश और डेस्परेट था। अचानक महिलाओं ने अपना सिर घुमाया और एक साथ सुभाष की ओर देखा। उन सभी का चेहरा एक जैसा था, लेकिन सुभाष इस चेहरे को पहचानता था। ये उसी लाश का चेहरा था जो कुछ देर पहले ही ऑटोप्सी टेबल पर पड़ी हुई वो छोड़ कर आया था। अब सुभाष अपनी बाइक की ओर भागा। उसने वहां से भागने के लिए बाइक स्टार्ट की। वो इतना हड़बड़ा चुका था कि वो अपनी बाइक पर बैलेंस ही नहीं बना पाया और असंतुलित होकर वहीं पर गिर गया। सुभाष गिरते ही बेहोश हो गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो ये थी कि महिलाएं धीरे धीरे उठ रही थी और उसी की ओर चली आ रही थी। सुभाष सुबह उठकर देखता है कि वो अपने कजन के घर में है। जाहिर है कुछ लोगों ने उसे रात में हाईवे पर पड़ा हुआ पाया होगा। उन्हें एहसास हुआ होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसे हॉस्पिटल से पट्टी वगैरह कराकर घर ले आए। सुभाष को वो सब कुछ साफ याद आ रहा था जो कल रात उसके साथ हुआ था। वो उठने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने एक रिश्तेदार को जोर जोर से अखबार पढ़ते हुए सुना। उन्होंने कहा, एक दिन पहले लखनऊ की सड़कों पर एक महिला की लाश मिली थी। महिला को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और पीट पीट कर मार डाला गया। उसके हाथ भी काट दिए गए। महिला अभी भी अज्ञात है और हमलावरों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाद में पुलिस को हाईवे के बगल में उसके हाथ कटे हुए मिले। सुभाष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई। तो ये थी प्रवीण के जीजा सुहास की कहानी। हमें तो इस कहानी ने हिलाकर रख दिया। कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।